गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अमृत ज्ञान। आज हम केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, वो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। ठीक है, आज से हम आपके लिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट का पहला एमसीक्यू। ठीक है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, यानी परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या क्या होती है। ये पीरियोडिक टेबल में, जो पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी थी, तो उसमें सबसे पहला जो एलिमेंट्स है वो हाइड्रोजन है। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट्स जो रखा गया था उसका नाम हाइड्रोजन है, इसलिए इसका जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, एंड द आंसर इज 1। ठीक है, समझ में आया। और एक बात और, ये जो है ये ब्रह्मांड में यानी संसार में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा, संसार में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, संसार में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो हो जाएगा वो हाइड्रोजन हो जाएगा। ये बहुत ही हल्का होता है। ठीक है, ये बहुत ही हल्का एलिमेंट है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड एमसीक्यू। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ मीथेन इज, यानी मीथेन का अणु सूत्र क्या होता है। मीथेन आपने पढ़ा होगा, जब हमने हाइड्रोकार्बन्स पढ़ाए थे तो उसमें आपने देखा था एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। ठीक है, एल्केन में एन लगता है, एल्केन में एन लगता है, एल्कीन्स में इन जोड़ा जाता है और एल्काइंस में आइन जोड़ा जाता है। ठीक है, तो एल्केन्स का जो फार्मूला था, जनरल फार्मूला CnH2n+2, और एल्कीन का CnH2n, और एल्काइन का CnH2n-2। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं मीथेन का अणु सूत्र। तो मीथेन का जो अणु सूत्र हो जाएगा, हमने एक टेबल पढ़ी थी, 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मेथेन। ठीक है, तो मेथेन में 1 कार्बन होता है, यानी n=1 रख के देखें यहाँ पर एल्केन्स में, तो n=1 यानी C1H2 × 1 + 2, ये बन जाएगा CH, और 2 × 2 यानी 2 + 2 4। ठीक है, इसलिए हमारा जो मेथेन का अणु सूत्र हो जाएगा वह CH4 हो जाता है। ठीक है, सो द आंसर इज CH4। ठीक है, बात समझ में आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, CH4 यानी मेथेन, क्योंकि मेथेन जो होता है वो कार्बन 1 होता है। ठीक है, और एल्केन ग्रुप का है, इसलिए इसमें CH4 अणु सूत्र बन जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वह है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ लेमन जूस, यानी जो लेमन जूस होता है, नींबू का रस, इसका पीएच मान क्या होता है। आप जानते ही हैं लेमन जूस जो होता है वो खट्टा होता है, स्वाद में कैसा होता है, खट्टा होता है, यानी अम्लीय होता है। ठीक है, और हमने आपको बताया था पीएच स्केल जो होता है, पीएच स्केल वह कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेके बीच में 7 होता है और लास्ट में 14 होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो होते हैं वह अम्लीय होते हैं। ठीक है, और यहाँ से 7 से 14 तक वह क्षारीय होते हैं, और जो जिसका मान 7 होता है वह उदासीन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से
जो इसका पीएच मान हो जाएगा वह कितना हो जाएगा बच्चों? देखिए एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं A3, B5, C7 और D9। ठीक है, 9 कैसा होगा बच्चों? क्षारीय होगा, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, 7 उदासीन हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। B5 ये अम्लीय होगा, लेकिन क्या होगा? ये कम अम्लीय होगा, लेकिन नींबू का रस जो होता है वो बहुत ही अधिक मतलब ज्यादा अम्लीय होता है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। एंड द आंसर इज 3। ठीक है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा लेमन जूस का वह 3 होगा। ठीक है, इसका पीएच मान कितना हो जाएगा बच्चों? 3। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड, यानी कंपाउंड यानी यौगिक। ये जो ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, इसमें यह बताना है कि कौन सा ऑप्शन यौगिक को प्रदर्शित करता है। यौगिक क्या है? यौगिक क्या होते हैं? यौगिक वह पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक अणुओं से मिलकर बनता है। यौगिक क्या होता है? जो दो या दो से अधिक अणुओं से मिलकर बनता है, इसलिए उसे यौगिक कहते हैं। यौगिक मतलब जुड़ना। अब जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन दिया है, ऑप्शन 1 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को हम O से लिखते हैं, इसमें केवल एक ही अणु होगा, तो ये हमारा यौगिक नहीं होगा। हाइड्रोजन को H से लिखते हैं, इसमें भी एक ही अणु है। ठीक है, नाइट्रोजन को N से लिखते हैं, इसमें भी एक ही अणु है। लेकिन जल, जल का जो फार्मूला होता है वह होता है H2O। ठीक है, जल का फार्मूला क्या होता है बच्चों? H2O। तो जल जो है वह है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रूप होता है, यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के दो अणु होते हैं और ऑक्सीजन का एक अणु लिया जाता है, इस प्रकार यह एक क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। सो द आंसर इज वाटर, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड एंड दैट आंसर इज वाटर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 5th क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड, यानी एक तरल को गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तरल को यानी लिक्विड फॉर्म को गैसियस स्टेट में बदलने को क्या कहते हैं? ठीक है, जैसे वाटर है। ठीक है, वाटर को हम क्या करेंगे? गर्म करेंगे। ठीक है, जब वाटर को हम गर्म करते हैं, जैसे हमने देखा होगा जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से क्या होती है? भाप निकलती है। ठीक है, वही भाप क्या कहलाती है? वेपर कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? वेपर। तो इसलिए इस घटना को हम क्या कहेंगे? इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। ठीक है, यानी जैसे यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं जमना। जमना मतलब फ्रीजिंग। फ्रीजिंग क्या होता है? जब किसी लिक्विड को बर्फ में बदलते हैं, जैसे ठोस पदार्थ में बदलते हैं, तो उसे जमना कहते हैं, यानी फ्रीजिंग। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। पिघलना, पिघलना भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब किसी बर्फ को थोड़ी सी ऊष्मा प्रदान की जाए तो वह क्या होती है? पिघलने लगती है। तो ठोस से द्रव में बदला जाता है, ठोस से द्रव में बदलने की घटना पिघलना कहलाती है। ये भी नहीं होगा। संघनन, संघनन क्या होता है? जो सुबह आपने देखा होगा पेड़ की पत्तियों पर ओस की बूंदें गिरती हैं, तो वह ओस की बूंदें थोड़ी देर बाद जब सूर्य के प्रकाश की किरणें निकलती हैं तो वह क्या होती हैं? वाष्पीकृत होकर संग्रहित हो जाती हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इज वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। ये क्या कहलाएगा? हमारा वाष्पीकरण कहलाएगा, तरल को गैस में बदलने की प्रक्रिया। ठीक है, जैसे कोई तरल पदार्थ है, लिक्विड फॉर्म है, जैसे वाटर, वाटर को गर्म करते हैं तो ये गैसियस स्टेट में बदल जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। सो द आंसर इज इवेपोरेशन। ठीक है, बात समझ में आई बच्चों? ठीक, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। द केमिकल फॉर्मूला इज सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक मतलब सल्फर, सल्फ्यूरिक में क्या होना चाहिए? सल्फर होना चाहिए। ठीक है,
सल्फ्यूरिक में क्या होना चाहिए बच्चों, सल्फर। और सल्फर का जो फार्मूला होता है वो एस होता है, ठीक है। तो आप इसमें आप पहचान सकते हैं किस फार्मूले में एस आया है। यहाँ पर जैसे ये दे रखा है HCl, HCl क्या है, यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। सेकेंड H2SO4, H2SO4 को ही हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्योंकि इसमें क्या आया है, हमारा सल्फर आया है यानी एस। इसमें एस होने के कारण इसका जो नाम हो जाएगा, रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है। क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो हाइड्रोजन और सल्फेट से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है, हाइड्रोजन और सल्फेट से मिलकर बना होता है। अगर हम H2SO4 को तोड़ें, H2SO4 को तोड़ें तो ये क्या बनेगा, 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 2, ठीक है। इस तरीके से ये टूट जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन आयन और एक सल्फेट आयन होता है, और ये क्या होता है, एसिड होता है, क्योंकि इसमें एक H प्लस आयन है, ठीक है। नेक्स्ट HNO3, HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है, ठीक है, इसलिए इसका नाम नाइट्रिक अम्ल। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। फोर्थ है CH3COOH, यह एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है। एसिटिक एसिड जिसे हम सिरका के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी हमारा सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, H2SO4, ठीक है। क्या होगा बच्चों, H2SO4, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7th नंबर पर। व्हाट इज द सिंबल ऑफ सोडियम, यानी सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, ठीक है। सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या है, ठीक है। आइए ऑप्शन देखते हैं। Na, ठीक है, और B है S, फिर C K और D Cl, ठीक है। नीचे से स्टार्ट करते हैं। Cl जो होता है वो क्लोरीन का अणुसूत्र है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। K को हम पोटेशियम के नाम से जानते हैं, यानी ये पोटेशियम का प्रतीक चिन्ह है। S सल्फर होता है, ठीक है। S क्या होता है, सल्फर होता है, यानी Cl क्या हो जाएगा बच्चों, क्लोरीन, ये ऑप्शन गलत। ये के पोटेशियम, ये भी गलत हो जाएगा, और एस सल्फर, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा Na यानी सोडियम। सोडियम को Na से डिनोट करते हैं, और इसका जो नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर जो हो जाएगा वो होता है कितना बच्चों, 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है। नेक्स्ट, Which of the following is a noble gas, यानी दिए गए ऑप्शन में नोबल गैस क्या है। नोबल गैस यानी आदर्श गैस, ठीक है, या अक्रिय गैस, ठीक है। तो हम देखते हैं ऑप्शन में, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है अक्रिय गैस नहीं होती है, ठीक है। ऑक्सीजन अक्रिय गैस नहीं है। देखो नोबल गैसेस क्या होती हैं, नोबल गैसेस वह हैं जो किसी से क्रिया नहीं करती हैं, ये अक्रिय गैस कहलाती हैं। और यह है जो 18वां वर्ग है, आवर्त सारणी का 18वां वर्ग, उसमें रखी गई है, ठीक है। क्योंकि इसके अंतिम कोश जो हैं वो पूर्ण रूप से भरे होते हैं, यह स्थायी गैसेस होती हैं। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का अणुसूत्र होता है O। ऑक्सीजन का जो साइन है उसे O से लिखते हैं, तो यह नोबल गैस नहीं है। हीलियम को He से लिखते हैं, हाइड्रोजन को H से लिखते हैं, और नाइट्रोजन को N से लिखते हैं। अब इसमें हमें यह बताना है कि इनमें नोबल गैस क्या है। तो नोबल गैस हमारा क्या है, यहाँ पर हीलियम है, क्योंकि हीलियम जो है वह है 18वें वर्ग में आता है, और इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, इसलिए यह इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। इसलिए यह एक अक्रिय गैस है, जिसे नोबल गैस के नाम से भी
जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हिंदी में इसे कहते हैं आदर्श गैस। तो आदर्श गैस हमारी क्या हो जाएगी? हीलियम। क्या हो जाएगी बच्चों? हीलियम। हीलियम आदर्श गैस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल। नॉन मेटल का मतलब होता है अधातु। निम्न में से कौन एक अधातु है? तो अधातु क्या होती है? ठीक है, देखिए, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर और जिंक। ठीक है, अब इसमें हमें बताना है नॉन मेटल क्या है। देखिए, मैग्नीशियम क्या है? यह एक मेटल होता है। मैग्नीशियम क्या है? मेटल है। आयरन भी एक धातु है, यानी ये मेटल होता है। ठीक है, जिंक, ये भी एक धातु है, जिंक धातु, ये भी एक मेटल है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? ये एक नॉन मेटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? नॉन मेटल। आवर्त सारणी में हमने आपको बताया भी था मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर निम्न में से कौन अधातु है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह सल्फर एक अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या है? देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? आवर्त सारणी में हमने पढ़ा था, कुछ एलिमेंट्स हमने आपको बताए थे। जैसे कुछ एलिमेंट्स जान लीजिए, हाइड्रोजन एक नंबर पर आता है, हीलियम, लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है एक, हीलियम दो, लिथियम तीन, बेरिलियम चार, बोरान पाँच, कार्बन छः, नाइट्रोजन सात और ऑक्सीजन आठ। तो इसलिए इसका जो परमाणु क्रमांक हो जाएगा वह है 8 हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर पर क्या होता है? कार्बन, 8 नंबर पर ऑक्सीजन, ठीक है, 10 नंबर पर क्लोरीन, ठीक है, और 12 नंबर पर, 10 नंबर पे क्या होता है? फ्लोरीन, 12 नंबर पर मैग्नीशियम धातु। तो इसलिए इसका जो परमाणु क्रमांक हो जाएगा वह क्या होगा? 8 होगा। यानी ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वह 8 होता है। और इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,6। यानी इसके अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये किसी अन्य तत्व के साथ अगर क्रिया करेगा तो उससे 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। इसलिए इस पर जो ऑक्सीजन है इसमें -2 का नेगेटिव चार्ज होता है। क्या करता है? ये -2 का नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये भी बात ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यानी निम्न में से सबसे सरल रूप क्या है? कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप। ठीक है, सबसे सरल रूप मतलब मोनो। ठीक है, हमने पढ़े थे मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, जब हमने जैव अणु पढ़ाया था, बायोमोलिक्यूल चैप्टर, तो उसमें हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो उसमें ये मोनोसैकेराइड, ये बताना है कि मोनोसैकेराइड क्या है, यानी सबसे सरल रूप क्या होता है। ठीक है, तो एग्जाम इसमें देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है सुक्रोज, ठीक है, सेकंड ग्लूकोज, स्टार्च, फ्रक्टोज। अब हमें इसमें यह बताना है कि इसमें से क्या सबसे सरल रूप है। तो आपने मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल पढ़े होंगे। जो मोनोसैकेराइड है उसके अंतर्गत जो भी एग्जाम्पल्स थे वह सभी क्या होते हैं? सरल रूप होते हैं। तो इसका जो सबसे सरल रूप जो है वह है, क्या होता है बच्चों? ग्लूकोज होता है। ठीक है, क्या होता है? ग्लूकोज, C6H12O6। ठीक है, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, हाँ, चलिए देखिए,
तो सबसे सरल रूप क्या हो गया, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का अणुसूत्र भी देख लीजिए क्या होता है, C6H12 और O6। यह एक मोनोसैकेराइड होता है। क्या होता है बच्चों, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है और ये सबसे सरल होता है, यानी कैसा होता है, सबसे सरल, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए इससे क्या नाम हो जाएगा, ग्लूकोज। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए इसमें पहला एग्जांपल दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है NaCl, दूसरा Na2SO4, तीसरा KCl और फोर्थ नंबर पर है NaHCO3। ठीक है, देखिए NaOHCO3 यह एक सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, और ये KCl क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। Na2SO4 क्या होता है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, और इसलिए जो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला हमारा हो जाएगा वह है NaCl हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, सोडियम क्लोराइड, यानी सोडियम मतलब Na और क्लोराइड मतलब Cl, तो इसलिए इसका फार्मूला जो हो जाएगा NaCl हो जाएगा। और NaCl किस तरीके से बनता है, जब हम किसी अम्ल या क्षार की क्रिया कराते हैं तो हमें एक लवण प्राप्त होता है। जैसे कोई हमने लिया HCl और एक ले लिया हमने NaOH, तो NaOH क्या हो जाएगा, क्षार, और HCl अम्ल हो जाएगा। अब इसकी हमने क्रिया करा दी तो यहाँ से हमें एक NaCl प्राप्त हो जाएगा और जल निकल जाता है, और NaCl को ही हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, और इस रिएक्शन को हम उदासीनीकरण अपक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, उदासीनीकरण अपक्रिया के नाम से जानते हैं। यह क्या होता है, एक लवण होता है, ठीक है, और यह जल, ठीक है। तो यहाँ से हमें यह भी बात ध्यान रखनी है कि किसी क्षार और अम्ल की क्रिया कराने से उदासीनीकरण अपक्रिया होती है, ठीक है, जिसमें लवण और जल बनता है। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का रासायनिक फार्मूला क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, यानी निम्न में कौन एक भौतिक परिवर्तन है। देखिए फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन क्या है। देखिए भौतिक परिवर्तन से मतलब यह होता है कि जो भी कोई पदार्थ है उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है लेकिन उसकी रासायनिक अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, यानी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, जैसे लिक्विड से सॉलिड में बन जाए या सॉलिड से लिक्विड में बन जाए, लिक्विड से गैस में बन जाए, उसमें भौतिक परिवर्तन हो गया लेकिन उसके रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, यानी उसमें रासायनिक गुण जो होते हैं, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है, तो यह एक फिजिकल चेंज कहलाता है, यानी भौतिक परिवर्तन की अवस्था होती है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं बर्निंग ऑफ वुड, यानी लकड़ी का जलना। जब हम किसी लकड़ी को जलाते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है, एक राख मिल जाती है, ठीक है, तो लकड़ी के केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं और राख की केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, यानी उसका क्या हुआ, उसका रूप बदल गया, लकड़ी से क्या बन गई, राख बन गई, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल चेंजेस कहलाएगा, यानी रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, तो लोहे पर जब जंग लग जाती है तो क्या होता है, उसका रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। कैसे, जब लोहे पर जंग लगेगी तो उसका क्या होता है, रंग बदल जाता है, यानी उस पर रेड रेड रंग की एक परत जम जाती है, ठीक है, और उसका रासायनिक गुण भी चेंज हो जाते हैं, इसलिए ये किसका परिवर्तन हो जाएगा, ये भी केमिकल क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है, रासायनिक परिवर्तन, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेल्टिंग ऑफ राइस,
यानी चावल का मेल्टिंग ऑफ आइस, सॉरी, मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस मतलब क्या होगा? बर्फ। ठीक है, बर्फ का पिघलना। देखिए, बर्फ क्या होती है? जल जब जम जाता है, जो वाटर होता है वो जम जाता है, तो क्या बन जाती है? बर्फ बन जाती है। अब हम बर्फ को थोड़ी सी ऊष्मा अगर प्रदान कर दें तो वापस वह द्रव अवस्था में आ जाती है। यानी उसके जो भौतिक परिवर्तन है उसमें परिवर्तन हो जाता है, ठोस से लिक्विड या लिक्विड से ठोस में बदल जाता है। यानी बर्फ क्या होती है? जब उसे गलाएंगे तो वह लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, यानी उसका भौतिक परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उसका रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यानी उसके रासायनिक गुण जो होते हैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। इसलिए मेल्टिंग ऑफ राइस एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डाइजेशन ऑफ फूड, यानी भोजन का पचना। ठीक है, जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन जब पचता है तो क्या बन जाता है? वह हमारे शरीर को ऊष्मा प्रदान करता है, यानी एनर्जी के रूप में बदल जाता है। जो भोजन होता है जब पच जाता है तो वह एनर्जी के रूप में बदल जाता है। ठीक है, जो भी उसमें तत्व होते हैं लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, मिनरल्स जो भी होते हैं उसमें बदल जाता है। ऊर्जा, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। और कुछ उसका हिस्सा जो है वो है अदर, जो भी मतलब जो अपचे हुए भोजन है उसके उसमें बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा भौतिक परिवर्तन का, क्या हो जाएगा बच्चों? मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी बर्फ का पिघलना। तो बर्फ का पिघलना क्या हो जाएगा बच्चों? भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? बाकी ये तीनों परिवर्तन किसके हैं? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज नोन एज, यानी किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कोई एटम है, कोई परमाणु है, उससे एक इलेक्ट्रॉन, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाए तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए, पहला आयनाइजेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा ऑक्सीडेशन और चौथा फ्यूजन। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम चौथा ऑप्शन देखते हैं, फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है संलयन। संलयन मतलब जुड़ना। ठीक है, यानी जब कोई एटम दूसरे एटम से जुड़ जाता है तो उसे हम फ्यूजन कहते हैं, संलयन। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव तो नहीं हो रहा है, जुड़ रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जब किसी तत्व की अपक्रिया किसी ऑक्सीजन से कराते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराते हैं, तो यह अपक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन, यानी जब किसी रासायनिक अपक्रिया में हाइड्रोजन की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो उसे रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी अपक्रिया नहीं होगी। अब बचा आयनीकरण, यानी आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी तत्व में से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, ठीक है, तो उस पर क्या होगा? एक चार्ज आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है बच्चों? चार्ज आ जाता है। ठीक है, आवेश उत्पन्न हो जाता है, और इसलिए यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? इस प्रक्रिया को हम आयनीकरण या आयनाइजेशन कहेंगे। तो किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन हटाने की प्रक्रिया को हम आयनीकरण कहते हैं। जैसे सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। ठीक है, और इसका जो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हो जाता है 281। ठीक है, अब इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यह क्या करेगा? अपने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, बाहर निकल जाएगा, तो इस पर क्या रह जाएंगे? यानी ये क्या हो जाएगा? आयनाइजेशन हो जाएगा, Na+। यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन हटाने की प्रक्रिया को आयनीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? चाहे इलेक्ट्रॉन त्यागे या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, तो उस दोनों ही कंडीशंस में जो एलिमेंट्स है उस पर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर धनायन आता है, यानी पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उस पर निगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स, यानी निम्न में से कौन सी अम्लों की विशेषता है। अम्लों की विशेषताएं क्या होती है, देखिए अम्ल बिटर टेस्ट, यानी इसका स्वाद कड़वा होता है। अम्लों का स्वाद कैसा होता है बच्चों, खट्टा होता है। ठीक है, कैसा होता है, खट्टा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। सेकंड सॉर टेस्ट, यानी खट्टा स्वाद, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सॉर टेस्ट। अगला भी देख लीजिए, सी नंबर पर, फिसलन महसूस यानी स्लीपरी फील, ये क्षारों में होता है, ये घटना बेस में होती है, क्षार में। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉर टेस्ट, यानी अम्लों की विशेषता क्या होती है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं और इनका पीएच मान कितना होता है, 0 से 7 के बीच में होता है। क्या होता है, जितना मतलब 0 से 7 के बीच में होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट 16th, विच इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस यानी O2, यानी ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है, आणविक द्रव्यमान क्या है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस का आणविक द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, देखिए यहां पर ऑक्सीजन क्या है, O2 है, क्या है, O2। ठीक है, और ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह कितना होता है, 8 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 8। और इसका एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों, एटॉमिक मास कितना होता है, 16। ठीक है, अब ऑक्सीजन अणु है, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन गैस यानी O2। O2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे, और एक मॉलिक्यूल्स पे कितना होता है, 16, इसलिए 2 मॉलिक्यूल्स पे कितना हो जाएगा, 32। तो कितना हो जाएगा इस पर भार, 32 ग्राम्स प्रति मोल, 32 ग्राम्स पर मोल। तो यहाँ पर ऑक्सीजन अणु का, जो ऑक्सीजन अणु है O2, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा वह 32 ग्राम पर मोल हो जाएगा, यानी 32 ग्राम प्रति मोल। क्योंकि एक ऑक्सीजन पर 16 होता है, इसलिए 2 ऑक्सीजन पर कितना हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट 17, which of the following is an example of a covalent compound, यानी निम्न में से कौन एक सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है। सहसंयोजी, कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट यौगिक। सहसंयोजी मतलब आपस में जुड़ जाते हैं, जो एटम्स होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और क्या बना लेते हैं, एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, क्या है यहाँ पर, सोडियम क्लोराइड, ये होता है NaCl। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3, KNO3। अब देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। देखिए अब इन चारों में हम ये देखेंगे कि किसमें कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा उसी को हम कहेंगे सहसंयोजी यौगिक यानी कोवैलेंट कंपाउंड। अब देखिए जैसे NaCl है, NaCl में क्या होता है, Na प्लस प्लस Cl माइनस, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनता है, ये 2 अलग अलग आयंस में टूट जाता है। ठीक है बच्चों, NaOH, इसमें भी देख लीजिए NaOH, ये भी क्या होगा, Na प्लस प्लस OH माइनस में टूटता है। ठीक है, बात समझ में आई। ऐसे ही KNO3, K प्लस प्लस NO3 माइनस। ठीक है, इसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बन रहा है। ठीक है, अब देखिए CO2, CO2 में क्या होता है, कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 2 और एक कार्बन है, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, CO2। अब कार्बन के
अंतिम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। और ऑक्सीजन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ पर देखिए कार्बन, कार्बन के अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए, देखो 1 2 3 4 और 5 6, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा बच्चों? डबल बॉन्ड। देखिए यहाँ से हम एक एक इलेक्ट्रॉन कम करते हैं और डबल बॉन्ड लिख लेते हैं। देखिए यहाँ से इस तरीके से डबल बॉन्ड लगा लीजिए। एक मिनट, देखिए फिर से समझिए। कार्बन 1 2 3 4, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, इधर भी ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये क्या करेगा? डबल बॉन्ड बना लेगा। ये क्या है? सहसंयोजी कंपाउंड, यानी सहसंयोजी कंपाउंड कहलाता है, यानी कोवैलेंट कंपाउंड, क्योंकि इसमें कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है। ये क्या है हमारा? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के उपस्थित होने के कारण यह एक सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? तो सो द राइट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिंबल ऑफ कैल्शियम, यानी कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? ठीक है, देखिए यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए, सी ए, सी, सी एल और सी यू। इन चारों के नाम देख लीजिए, अपने आप पता लग जाएगा कौन सा कैल्शियम होगा। देखिए सी ए, ये जो होता है वह कैल्शियम, क्या है बच्चों? कैल्शियम। ये सी जो है वो कार्बन का प्रतीक होता है, सी एल क्लोरीन का साइन होता है यानी प्रतीक चिन्ह होता है, और सी यू कॉपर का प्रतीक चिन्ह होता है। बात समझ में आई? अब आप इसमें से खुद देख लीजिए कौन सा आंसर सही होगा। सो द राइट आंसर इज कैल्शियम, यानी सी ए, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों? सी ए, सी ए फॉर कैल्शियम, ठीक। नेक्स्ट 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एल्कली मेटल, यानी निम्न में से कौन एक क्षारीय धातु नहीं है? ठीक है, एक क्षारीय धातु होती है, एक क्षारीय मृदा धातु होती है, ठीक है, यानी एल्कली मेटल और एक एल्कली अर्थ मेटल, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि निम्न में से एल्कली मेटल नहीं है, ठीक है, नहीं है। यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों, नहीं, नहीं शब्द लिखा है यानी नॉट, ठीक है, एल्कली मेटल नहीं है। जैसे लिथियम, क्या है यहाँ पर? लिथियम यानी Li, सोडियम यानी Na, पोटेशियम यानी K और कैल्शियम मतलब Ca। अब यहाँ पर देख लीजिए एल्कली मेटल्स क्या नहीं है, तो यहाँ पर लिथियम क्या है? एक मेटल है, यानी ये एल्कली मेटल हो जाएगा। सोडियम भी मेटल होता है, एल्कली मेटल। पोटेशियम भी हमारा क्या है? एक एल्कली मेटल है, इसलिए कैल्शियम हमारा क्या हो जाएगा? ये एल्कली मेटल नहीं है। क्या है ये? नॉन एल्कली मेटल होता है, ठीक है, यानी क्षारीय धातु नहीं है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कैल्शियम। कैल्शियम एक क्षारीय धातु नहीं है और बाकी तीनों क्षारीय धातु हैं। नेक्स्ट 20 नंबर पर, द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज ए टाइप ऑफ, यानी जंग लगने की प्रक्रिया किस प्रकार का परिवर्तन होता है? अभी हमने एक और ऑप्शन देखा था जिसमें फिजिकल चेंजेस से संबंधित था, वहां पर भी आया था रस्टिंग। तो रस्टिंग क्या थी? वहां पर एक केमिकल चेंज था, ठीक है, फिजिकल चेंज नहीं था। तो इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए इसका आंसर रस्टिंग। रस्टिंग यानी जब लोहे पर जंग लग जाती है तो उसकी भौतिक अवस्था तो चेंज होती है, साथ ही साथ उसकी रासायनिक अवस्था भी चेंज हो जाती है, यानी उसके रासायनिक गुण भी चेंज हो जाते हैं।
जब उसके रासायनिक गुण चेंज हो जाते हैं तो ये अपक्रिया क्या कहलाएगी, रासायनिक परिवर्तन कहलाती है। तो इसलिए रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज, क्या कहलाएगी ये, केमिकल चेंज कहलाएगी। ठीक है, तो फिजिकल चेंज नहीं होगा, न्यूक्लियर चेंज नहीं होगा, नन ऑफ दीज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केमिकल चेंज। ठीक है, जंग लगने से कोई भी धातु नष्ट होने लगती है, धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट होने लगती है। ठीक है, इसलिए जंग से बचाने के लिए हम उस पर विभिन्न प्रकार के पेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, या उस पर किसी अन्य धातु की परत चढ़ा देते हैं, जैसे लोहे पर निकल की प्लेट चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो जिससे उसे जंग लगने से बचाया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू, यानी किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर क्या होता है। ठीक, यानी कोई परमाणु है, ठीक है, तो उसकी प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर क्या होगा। देखिए क्या होगा भैया, पहला है मास नंबर, क्या है बच्चों, मास नंबर। दूसरा एटॉमिक नंबर, तीसरा न्यूट्रॉन नंबर, और चौथा इलेक्ट्रॉन नंबर। देखिए प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर क्या होता है, प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर जो है वह है उसका एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है बच्चों, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, यानी किसी तत्व में जिस तत्व का जितना एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतनी ही मात्रा में प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, इसलिए प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, मास नंबर नहीं होगा, न्यूट्रॉन्स की संख्या के बराबर नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन्स की संख्या कैसे निकालते हैं, उसके परमाणु द्रव्यमान में से उसका एटॉमिक नंबर जब माइनस कर दिया जाए तो उसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसका न्यूट्रॉन्स भी नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन नंबर भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या होगा, परमाणु संख्या। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट 22, what is the process of conversion of gas into a liquid called, यानी what is the process of conversion of gas into a liquid, यानी किसी गैस को तरल अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कोई गैस है, अब हम उसे क्या करें, लिक्विड फॉर्म में बदलें, क्या करें, लिक्विड फॉर्म में बदलें। जब हम किसी गैस को लिक्विड फॉर्म में बदलते हैं तो इस घटना को हम क्या कहते हैं। देखिए सबसे पहले दे रखा है बाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन। बाष्पीकरण क्या होता है, जब किसी लिक्विड को गर्म करते हैं तो वह भाप में किस में बदल जाती है, वेपर में बदल जाती है, यानी भाप में बदल जाती है, तो इस घटना को हम बाष्पीकरण कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट संघनन, कंडेंसेशन, इसको हम बाद में देखते हैं। फिर उत्तोलन यानी सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का होता है जलाना, किसी चीज को जलाते हैं तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, अब जमना यानी फ्रीजिंग, फ्रीजिंग क्या करते हैं, कोई लिक्विड फॉर्म है जब उसे हम सॉलिड फॉर्म में बदलते हैं तो उसे हम फ्रीजिंग कहते हैं। जैसे फ्रीज में क्या करते हैं, जब जल को रख देते हैं थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो जमने लगता है, यानी लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में बदल जाता है, तो इस घटना को हम फ्रीजिंग कहते हैं। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, संघनन यानी कंडेंसेशन। कंडेंसेशन यानी संघनन। संघनन क्या होती है, किसी गैस को तरल अवस्था में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। यानी जैसे कोई गैस है, अब उसे क्या करें, हम गैस को ठंडा करें, गैस को क्या करें, ठंडा करें, धीरे धीरे क्या होती है, वह द्रव अवस्था में बदलने लगती है, तो इस घटना को हम संघनन कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मॉलिक्यूल, यानी निम्न में कौन सा सबसे बड़ा अणु है। देखिए इन चारों में सबसे बड़ा अणु कौन सा है, देखिए ग्लूकोज, ठीक है, वाटर, डीएनए और ऑक्सीजन। देखिए भाई ग्लूकोज इसका फार्मूला होता है C6H12O6, वाटर H2O, डीएनए और ऑक्सीजन यानी O2।
तो इसका जो सबसे बड़ा फार्मूला हो जाता है, डीएनए का जो पूरा नाम होता है वो एक बार देख लीजिए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम है, यानी डीएनए। ठीक है, तो इसका जो सबसे बड़ा अणु, क्या पूछा है इसमें बच्चों, निम्न में कौन सा सबसे बड़ा अणु है? देखिए डीएनए। डीएनए क्या होता है? यह है क्या करता है, ये जीन्स को प्रभावित करता है, यानी डीएनए के द्वारा हमें किसी बच्चे के जीन्स के बारे में पता लगता है। ठीक है, डीएनए के द्वारा ही हम फिंगरप्रिंटिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो फिंगरप्रिंटिंग होती है उसमें भी डीएनए का प्रयोग होता है। तो इसलिए इसका सबसे बड़ा जो अणु होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, डीएनए। डीएनए सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसको ध्यान रखना बच्चों, डीएनए सबसे बड़ा अणु होता है। वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? देखिए भैया, द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज, देखिए यानी वैलेंसी का मतलब संयोजकता। क्या होती है वैलेंसी? मतलब संयोजकता, यानी ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है। देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम O से लिखते हैं। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 8 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2,6। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी एटम्स अपने आप को स्थायी रखने के लिए अपने अंतिम कोष को पूर्ण रूप से भरना चाहता है, जिससे वह स्थायी हो सके। ठीक है, अब इसके अंतिम कोष में, ऑक्सीजन के अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और इसे पूर्ण भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी? 2 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसके अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो यह स्थायी हो जाता है। यानी ये क्या करेगा, किसी अदर इलेक्ट्रॉन से दो, किसी अदर एलिमेंट से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ये क्या बन जाएगा, ऋणी हो जाएगा। ठीक है, यानी इस पर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा। जितने भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतने ही इस पर निगेटिव चार्ज आएंगे। तो इसका मतलब ऑक्सीजन पर 2 निगेटिव चार्ज आ जाते हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी जो हो जाएगी वह 2 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी बच्चों, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होगी। बात समझ में आई? क्यों होगी? क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है, 2,6। इससे 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए जिससे ये अपने आप को स्थायी रख सके, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी अदर एलिमेंट से ग्रहण करेगा, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 हो जाती है। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन, which of the following is an example of a heterogeneous mixture? ठीक है, यानी निम्न में से कौन सा एक विषम मिश्रण का उदाहरण है? विषम, विषम मतलब होता है उसमें जो भी कुछ मिलाया जाता है वो अलग अलग दिखाई देता है। ठीक है, हेट्रोजीनस, जैसे एयर, वाटर, सॉल्ट एंड पेपर एंड शुगर सॉल्यूशन। देखिए जरा, देखिए एयर, एयर में विभिन्न प्रकार के कण मिले होते हैं। एयर में विभिन्न प्रकार के कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है, विभिन्न प्रकार की गैसेस होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल नहीं होगा। ये सम समांगी मिश्रण होता है। ये कैसे होता है, वायु एक समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। ठीक है, वायु कैसी है, एक समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। ठीक है, नॉट ए हेट्रोजीनियस। तो ये एग्जाम्पल गलत हो गया। वाटर, वाटर में क्या होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स होते हैं। वाटर में क्या होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। 2 गैसेस का मिलन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनस नहीं होगा। सॉल्ट एंड पेपर, इसका मतलब है नमक और मिर्च। अगर हम नमक और मिर्च को मिलाएं तो उसमें नमक और मिर्च दोनों के ही कण अलग अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, जब दोनों के कण अलग अलग हमें दिखाई देते हैं तो यह मिश्रण क्या कहलाएगा, हमारा विषम मिश्रण कहलाएगा।
ठीक है, क्या कहलाएगा बच्चों? विषम मिश्रण कहलाएगा। नेक्स्ट है शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन मतलब चीनी का घोल। चीनी का घोल मतलब जैसे हमने जल में चीनी को घोला तो चीनी जो होगी वह जल में पूर्ण रूप से घुल जाएगी और हमें ये पता नहीं लगेगा कि इसमें क्या घुला है, यानी चीनी के कण अलग अलग नहीं होंगे। तो इस तरीके से ये भी हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल नहीं होगा। तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन सा एक विषम मिश्रण का उदाहरण है? तो सॉल्ट एंड पेपर यानी नमक और मिर्च। ठीक है बच्चों, नमक और मिर्च। नेक्स्ट 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, यानी धातु की विशेषता क्या है? निम्न में से धातुओं की विशेषताएं क्या है? देखिए, ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, यानी ऊष्मा के पुअर कंडक्टर यानी कि खराब चालक, ऊष्मा के खराब चालक। नॉन मेलिएबल यानी अमेलनीय नहीं, इसका कोई मेल नहीं होता है। डक्टाइल यानी आंतरद्रव्य। इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत के इंसुलेटर। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में हम देखेंगे कि निम्न में धातुओं की विशेषता क्या होती है। देखिए बच्चों, इन चारों में धातुओं की विशेषता क्या है? सबसे पहले गर्मी के खराब चालक यानी ऊष्मा के खराब चालक। अब यहाँ पर क्या है, मेटल्स की बात हो रही है, तो मेटल्स में ऊष्मा और बिजली यानी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों का प्रभाव बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो यह ऊष्मा और बिजली के अच्छे चालक होते हैं। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह गलत हो जाएगा, धातुओं के लिए ये गलत हो जाएगा। नॉन मेलिएबल यानी अमेलनीय नहीं, इसमें कोई मेल नहीं होता, तो ये भी हमारा गलत है। डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब जो होता है उसका मतलब होता है तन्यता। हमने जब धातु अधातु पढ़ाया था तो वहां पर हमने बताया था धातुओं में तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। आघात वर्धनीयता से मतलब होता है उनको पीट पीट कर, हथौड़े से पीट पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, और तन्यता मतलब उन्हें किसी धातु को खींचकर पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यानी धातुओं की एक विशेषता होती है जिसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो डक्टाइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? डक्टाइल यानी तन्यता। ठीक है, विद्युत के इंसुलेटर ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट 27, देखिए 27 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए केमिकल चेंज, यानी निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का मतलब यह होता है जब किसी परिवर्तन में उसके भौतिक और रासायनिक गुण दोनों ही बदल जाते हैं तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बर्फ का पिघलना, जब बर्फ पिघलती है तो ये जल का रूप ले लेती है, इसका भौतिक परिवर्तन होता है लेकिन इसके रासायनिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। दूसरा, पानी का उबलना, जब पानी को हम उबालते हैं यानी वाटर को बॉयल करें तो यह वाष्प के रूप में बदल जाती है, जब हम इसे ठंडा करेंगे तो पुनः पानी में बदल जाती है, यानी इसके फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं लेकिन केमिकल चेंजेस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। कागज का जलना, जब हम किसी कागज को जलाते हैं तो वह क्या होता है, वो जलकर राख बन जाता है और इसका जो फिजिकल चेंज होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है, यानी भौतिक अवस्था उसकी बदल जाती है, साथ ही साथ उसके रासायनिक गुणों में भी चेंजेस हो जाता है। इसलिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण जो है वह है कागज का जलना, यानी बर्निंग ऑफ पेपर। ठीक है, नेक्स्ट डी, पानी का जमना। पानी का जमना यानी फ्रीजिंग ऑफ वाटर, जब पानी को जमाते हैं तो बर्फ का रूप ले लेती है, यानी इसके भौतिक परिवर्तन में चेंज हो जाता है लेकिन रासायनिक परिवर्तन में चेंज नहीं होता है, तो ये भी हमारा भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरीके से हमारा निम्न में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, और बाकी जो तीनों ऑप्शन दे रखे हैं
ए, बी और डी ये सभी भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेलोजन? निम्न में से कौन एक हेलोजन नहीं है? ठीक है, हेलोजन में मैंने आपको बताया था जो 17th वर्ग के होते हैं आवर्त सारणी में, जो 17th वर्ग में पाए जाते हैं 17वें समूह में, उन्हें हम हेलोजन्स कहते हैं। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चार जो हमने बताए थे इनको याद रखना। ये चारों क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सभी हेलोजन्स, हेलोजन परिवार के होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? जो हेलोजन परिवार से जुड़े होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इसमें ऑप्शन में देख लीजिए क्या क्या दे रखा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये चारों क्या है? हेलोजेंस हैं। ठीक है, हेलोजेंस है, यानी फ्लोरीन भी हमारा हेलोजेंस हो गया, क्लोरीन भी हेलोजन हो गया और ब्रोमीन भी हेलोजन हो गया। लेकिन ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन हमारा हेलोजेंस नहीं है, तो इसलिए हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वह ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, नॉट हेलोजन यानी नहीं पूछा, इसमें नहीं पूछा है, यानी ये तीनों क्या हो जाएंगे? हेलोजेंस। बाकी चौथा जो है वो हेलोजन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह ऑक्सीजन हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, विच गैस इज मोस्ट कॉमनली यूजेस इन वॉल्यूम बैलून्स? यानी जो बैलून्स होते हैं, गुब्बारे, उसमें सबसे सामान्य रूप से कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? ठीक है, देखिए बैलून्स में क्या करते हैं? हल्की गैस भरी जाती है। क्या भरी जाती है बच्चों? हल्की गैस भरी जाती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, चार ऑप्शन दे रखे हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर जो सबसे हल्की गैस है वह है हीलियम, इसलिए हम बैलून्स में हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। हीलियम गैस का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये हल्की होती है। कैसी होती है? हल्की होती है। हल्की होने के कारण हम बैलून्स में प्रयोग करते हैं, जिससे जो बैलून्स होते हैं वो हवा में उड़ते चले जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? हवा में उड़ते चले जाते हैं हल्की होने के कारण, इसलिए इसको हीलियम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स? यानी निम्न में कौन सी अम्लों की विशेषता है? अब हमें ये बताना है कि अम्ल की विशेषता क्या है। दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड, they turn red litmus blue, they have a better taste, they are slippery to touch। देखिए, यानी निम्न में अम्लों की विशेषता है, यह नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। सेकंड है, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इनका स्वाद कड़वा होता है, ये छूने में फिसलनदार होते हैं। किसकी विशेषता पूछी है? अम्लों की विशेषता पूछी है। तो देखिए, अम्ल क्या होते हैं? फिसलनदार होते हैं? नहीं, क्योंकि क्षार फिसलनदार होते हैं। इनका स्वाद कड़वा होता है? नहीं, क्योंकि ये खट्टे होते हैं। ठीक है, ये भी गलत। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस को नीला कौन करता है? क्षार करता है। ठीक है, यानी बेस जो है वह लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, और यहाँ पर अम्ल की विशेषता पूछा है तो ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, यह अम्लों की विशेषता होती है। ठीक है, तो अम्लों की विशेषता क्या होती है? ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, इनका स्वाद खट्टा होता है, और ये कैसे होते हैं? इनका जो पीएच मान होता है वो 0 से 7 के बीच में होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आज हमने केमिस्ट्री के 30 बहुविकल्पीय प्रश्न देखे। ठीक है, इन बहुविकल्पीय प्रश्नों से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिए, ताकि आप भविष्य में होने वाली मेडिकल से संबंधित एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, अब हम कल इसके आगे के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए
नमस्कार।